हेलो स्टूडेंट्स। मुझे पता है आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं और आप लोगों को हो रही होगी टेंशन्स, है ना। तो टेंशन्स लेने की जरूरत नहीं ही है। अभी हम आप लोगों के लिए क्या करने वाले हैं, एक सीरीज लेके आने वाले हैं जहाँ पे आपको हाफ ईयरली का पूरा सिलेबस करा जाएगा विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, जो मोस्टली आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे ताकि आप लोगों को इस शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट टाइम में ज्यादा करने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ इतना ही कर लो तो इतना ही आप लोगों के क्या हो जाए, काफी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 दिन का 3 सीरीज बनाएंगे। यहाँ पे पहले दिन में हम कवर करेंगे बेटा, आज जो करने वाले हैं ओनली एनसीईआरटी के टॉप 30 क्वेश्चंस। ओनली एनसीईआरटी के टॉप 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे। देन इसके बाद हम कवर करेंगे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और पीवाई की, जो हमारे लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर से मोस्टली। ठीक है ना, फिर वो क्वेश्चंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देन उसके नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एमसीक्यूज, क्योंकि भाई 20 एमसीक्यूज आते हैं ना, तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, तो फिर इसका हम कवर करेंगे एमसीक्यूज। तो इन 3 वीडियो से मेरे हिसाब से आपका पूरा हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो ज्यादा टाइम हम नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के टॉप 30 क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। तो ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। हमें क्या प्रूफ करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर है, ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर सीखो होता क्या है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। जिसके क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 6 है। हाँ, 6 किस किस टेबल में आता है, 1K में आता है, 2K में आता है और 3K में आता है ना। तो इसका मतलब 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 2 से ज्यादा टेबलों में आता है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए इसके, तो ये कंपोजिट नंबर बन गया। तो हमें भी इन लोगों को भी, इन लोगों कह रहा हूँ, इन नंबर्स को भी क्या करना है बेटा, कंपोजिट नंबर बनाना है। कैसे कि इनके जो फैक्टर्स है वो क्या हो, 2 से ज्यादा हम शो करके दिखा दे तो ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो अब कैसे शो करेंगे कि इसके जो फैक्टर्स हैं 2 से ज्यादा है, इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट करके। कैसे करके, मल्टीप्लाई की फॉर्म में करके। अभी भी देखो ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन एक नंबर प्लस में है, एक नंबर किस में है, प्लस में है। तो इसको प्लस वाले के साइड में ऐसे हमें हटाना है। अगर मल्टीप्लाई होता तो सीधा सीधा भाई ये कंपोजिट नंबर होता। अगर मैं कह रहा हूं प्लस की जगह क्या होता, मल्टीप्लाई, तो ये सीधा सीधा कंपोजिट नंबर होता, क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में जो है वो फैक्टर्स ही हैं। ओके, तो कैसे करेंगे इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में और शो करके दिखाएंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। ठीक है, तो हमारा पहला नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। गौर से देखो, एक ये नंबर हुआ और एक ये नंबर हुआ। प्लस और माइनस जो होता है वो नंबर्स को डिवाइड करता है अलग अलग पार्ट्स में। तो ये प्लस ये है, तो एक नंबर ये बना और एक नंबर ये बना। इन दोनों नंबर्स में 13 हमारा कॉमन है। 13 क्या है हमारा, कॉमन है। 13 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 7 और 11। 13 तो कॉमन ले ही चुके हैं, फिर बचा प्लस, और यहां से 13 कॉमन लिया तो क्या बचा बेटा, 1 बचा। यहां से 13 कॉमन लिया तो क्या बचा, 1। ओके, तो ये 13, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 7 11 जा 77 प्लस में 1, 13 77 प्लस 1 78। और क्या करो, अब इसको देखो, क्या हम इसको और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, मीन्स और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 78 13 की टेबल में आता है, तो 13 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो अब देखो ये जो नंबर्स बने हमारे मल्टीप्लाई में बने, सारे मल्टीप्लाई में बन गए, तो इसका मतलब इस नंबर के ये क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। क्या हो गए बेटा, फैक्टर्स। और ये देखो 2 से ज्यादा है, कितने हैं, 2 से ज्यादा, 13 13 और 6। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। मैंने बताया था ना, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या लिखोगे, दिस नंबर इज अ, दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर because this number have more than 2 factor, because this number have
मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर्स। ओके, सिमिलरली बेटा हम इस वाले पार्ट को भी करेंगे जो उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 प्लस में फिर 5। तो मैंने बताया था प्लस और माइनस दोनों नंबर को अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो एक नंबर ये हो गया हमारा पूरा और एक नंबर ये हो गया। दोनों में देखो 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लो। 5 कॉमन लेंगे तो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड नंबर है इसमें बचेगा 7 6 4 3 2 1। क्या बचा, 7 6 4 3 2 1 और प्लस में 5 कॉमन लिया तो क्या बचा 1। ओके, अब जो मल्टीप्लाई में है ना उनको मल्टीप्लाई कर दो। 7 6 42, 42 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 42 को 4 से करते तो 8 168, फिर उसको 3 से करेंगे। 3 2 जा 6 होता है, 6 1 जा 6 होता है, तो सीधा 6 से ही कर देते हैं हम लोग। ओके, 8 6 जा 48 का 4 कैरी, 6 6 जा 36, 36 और 4 40 का 4, 6 1 जा 6, 4 कैरी था तो ये 10। तो ये आया 1008 और प्लस में क्या लिखा हुआ आगे ये वाला 1। ओके, तो ये 5 मल्टीप्लाई में 1008 में 1 ऐड करा तो कितना है बेटा 1009। अब देखो इसके साथ कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई में 1 होता है, क्योंकि सबका फैक्टर 1 जरूर होता है। कोई से भी नंबर ले लो उसका सबका फैक्टर क्या रहेगा 1 जरूर रहेगा, क्योंकि 1 की टेल में सब नंबर आते हैं, है ना। तो 1 तो फैक्टर हो गई, तो इसका भी देखो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, बिल्कुल हो गए। तो सेम स्टेटमेंट यहां लिख दोगे, क्वेश्चन आपका ये भी कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रूफ दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है आपका, और ये हमेशा आता ही आता है, चाहे ये वाला आएगा चाहे एक और है इसका आगे का, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा वो आएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको लेट कर लेना होता है कि जो रूट 5 को मैं इरेशनल प्रूफ करना है ना, लेट कर लो रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। और आपको पता है रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं p बाई क्यू फॉर्म में। तो रूट 5 इक्वल टू p बाई या q या a बाई b किसी में भी लिख दो, हमने यहाँ पे हमने लिख दिया a बाई b में। तो रूट 5 को हमने किसके इक्वल लिख दिया a बाई b के। क्यों लिखा, क्योंकि हमने इसको रैशनल नंबर माना और रैशनल नंबर a बाई b की फॉर्म का होता है। और एक चीज और यहाँ पे लिखना, वेयर a एंड b इज कंपोजिट नंबर, a एंड b इज कंपोजिट, सॉरी कोप्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट, कोप्राइम नंबर। तो अब ये छोटा सा क्वेश्चन सारा आपके माइंड में, सर ये कोप्राइम नंबर क्या होता है। कोप्राइम बेटा एक ऐसा नंबर होता है, ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1। कोप्राइम ऐसे दो नंबर्स होते हैं, ऐसे 2 नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर्स क्या हो 1 हो, जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो दो नंबर्स का, उसे हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मान लो 2 एंड 3 है, 2 एंड 3 है, 2 आता है 1 की टेबल में, 2 आता है खुद की टेबल में 2 बार में, 3 आता है 1 की टेबल में और खुद की टेबल में 3 बार में। तो इनके फैक्टर्स हो गए। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है 1, दोनों में देखो फैक्टर्स में क्या कॉमन है 1। तो इसका मतलब 2 एंड 3 कोप्राइम नंबर्स है। 2 एंड 3 कैसे नंबर्स हैं, कोप्राइम नंबर्स। तो ये होते हैं कोप्राइम नंबर। तो यहाँ पे आपको इस स्टेटमेंट जो भी मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखनी जरूर है, अदरवाइज आपका मार्क्स कट जाएगा। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस। b को रूट 5 से करा b रूट 5, 1 को a से करा a। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है बोथ साइड स्क्वायर। क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे बेटा, b रूट 5 का होल स्क्वायर और यहां पर a का होल स्क्वायर। ओके, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 5 5 होता है। जब सेम रूट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक रूट 5 इंटू रूट 5 5, रूट 3 इंटू रूट 3 3,
तो ये सेम ही नंबर आता है, रूट रिमूव हो जाता है सेम नंबर को, सेम स्क्वायर रूट के नंबर्स को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो रूट फाइव इंटू रूट फाइव कितना हो जाएगा 5, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है ना बी स्क्वायर के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए स्क्वायर है नंबर वो जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है 5 से। देखो ना ए स्क्वायर डिवाइड बाय 5 हो रहा है, जब तो बी स्क्वायर आया होगा इक्वेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। और कोई भी एक प्राइम नंबर किसी भी स्क्वायर वाली टर्म्स को से ए स्क्वायर से डिवाइड हो जाता है तो वो ए को भी डिवाइड करता है। किसको भी डिवाइड करता है 5 डिवाइड्स ए आल्सो। ठीक है, अगर 5 डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को तो बेटा वो 5 डिवाइड करेगा ए को भी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो ए है ए की वैल्यू पुट कर देनी है 5 से। कितनी वैल्यू पुट करनी है 5 से। स्टेप वाइज याद रखो, पहले रैशनल नंबर मानो ए बाई बी के इक्वल लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिर बोथ साइड स्क्वायर करा। बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद फिर हमने स्टेटमेंट लिखी है 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर डिवाइड बाय 5 है ना, तो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स ए। ओके, देन इसके बाद आपको ए की ही वैल्यू पुट करनी है। कितनी, जो नंबर है, जैसे रूट 5 है ना तो 5c, अगर ये रूट 3 होता तो 3c, रूट 7 होता तो 7c, और c यहाँ पर क्या है कोई भी एक एनी इंटीजर। c क्या है यहाँ पे कोई भी एक एनी इंटीजर। ओके, तो बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर बाय 5 है ना, ये देखो ना ए स्क्वायर बाय 5 है ना, तो यहाँ पे ए की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 5c, तो ये हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5। तो बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर अपॉन में 5, 5 को 25 से काटा बचा 5, तो ये आ गया आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखो जैसे 5 मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ये जो 5 है किसको डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, समझ रहे हो, 5 मल्टीप्लाई में है ना सी स्क्वायर के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ना। तो इसका मतलब बी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 5 से। यहां दोबारा लिखोगे 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, और ये थ्योरम है आपकी बुक में ही, अगर कोई भी एक प्राइम नंबर स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड करता है तो बिना स्क्वायर नंबर वाले को भी डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड्स बी को भी करेगा। ओके, अब यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ सिर्फ आपको लिखनी है स्टेटमेंट, देन वो प्रूव हो जाएगा कि वो एक इरेशनल नंबर है। क्या हो जाएगा प्रूव, वो एक इरेशनल नंबर है। कैसे क्या लिखना है समझो, 1 मिनट लगेगा बस। अभी हमने ये जो भी करा है यहाँ पे, इससे ये पता चल रहा है कि जो ए है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, जो बी है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। जो ए है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, जो बी है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने शुरुआत में माना था ए और बी एक को प्राइम नंबर है। हमने शुरुआत में ही क्या बोला था, ए और बी क्या है बेटा को प्राइम नंबर है। और को प्राइम क्या होता है जिसके कॉमन फैक्टर 1 हो। को प्राइम क्या होता है इसका कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब ए और बी और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ओनली 1 से ही डिवाइड होगा। लेकिन यहां से हमें जो करा हमने उससे ये पता चल रहा है कि ए और बी 5 से भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ए और बी 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमने अजम्पशंस मानी थी, इसका मतलब जो हमने अजम्पशंस मानी थी वो गलत है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जो हमने अजम्पशंस मानी थी ना वो गलत है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब हमने अजम्पशन क्या मानी थी रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो वो गलत है, और वो गलत है तो इसका मतलब रूट 5 क्या हुआ एक इरेशनल नंबर हुआ। रूट 5 क्या हुआ एक इरेशनल नंबर। क्यों हुआ, क्योंकि जो हमने उसे लेट करा था वो गलत है, वो चीज हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दी। और जो हमने माना था वो गलत है, तो इसका मतलब जो नहीं माना था वो सही है, जो नहीं माना था वो क्या था इरेशनल नंबर। ठीक है, अब जो मैंने आपको बोला उसको यहाँ अपनी वर्डिंग प्रॉब्लम में लिख लो जैसा आपको समझ में आए। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ए एंड बी हैव अ 5 एज अ फैक्टर। ठीक है, 5 एज अ फैक्टर, बट कॉन्ट्रडिक्ट फैक्ट ए एंड बी नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, है ना, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे,
ए एंड बी के 5 एज एक फैक्टर है, इसके अकॉर्डिंग जो हमने करा है। लेकिन क्वांटिटेटिव फैक्ट ये है कि ए और बी का 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए, यही बोला था मैंने आपको। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो लिखोगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज आर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। आर अजम्पशन इज, जो हमने अज्यूम करा था वो गलत है, ठीक है। आर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां लिख देते हैं बेटा, √5 इज अ इरेशनल। दैट्स, ये हो गया इसका आपका सॉल्यूशन। समझ में आया? कोई डाउट है कमेंट में पूछो, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे बिकॉज ऑफ, आपको ही पता है वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, आपको भी और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो हम थोड़ा सा स्पीड में खींचेंगे। कोई भी छोटा मोटा आपका डाउट आता है कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सबको। ओके, अच्छा सेम ही क्वेश्चन दो बार हो गया बेटा, कोई बात। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है c+2√5। अब एक चीज याद रखना, कभी भी इरेशनल नंबर के साथ, कभी भी इरेशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर प्लस या माइनस होता है तो वो इरेशनल ही बनता है। क्या बनता है वो, इरेशनल ही बनता है, ठीक है। देखो √5 एक इरेशनल नंबर है और उसके साथ क्या लिखा हुआ है, एक रैशनल नंबर। तो प्लस में लिखा है या माइनस में लिखा है तो वो एक रैशनल नंबर ही बनेगा। ये 1 मार्कर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, ये हमें पता है इरेशनल नंबर है, लेकिन अब यहाँ पे हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या है आपको, जो देखो अभी हमने जो क्वेश्चन करा उसमें भी हमने प्रूफ करा, यहाँ भी हमें प्रूफ करना है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। जब सिंगल रूट होगा, लाइक √2, √3, √5, तो उसको उसी लॉन्ग वाले तरीके से करना है। जब इसके साथ रूट के नंबर के साथ, मतलब एक इरेशनल नंबर के साथ, लाइक √2 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में आ गया है, या प्लस में आ गया है, या माइनस में आ गया, या डिवाइड में आ गया है, तो इसको करने का तरीका अलग है, इसको करने का तरीका अलग है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। जो उसको, इस क्वेश्चन को उस तरीके से करेंगे, वो तरीके से, समझ रहे हो। जब सिंगल रूट है √2, √3, √5, तो उसको उसी तरीके से करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा है। अगर इस रूट के नंबर साथ कोई मल्टीप्लाई में है, प्लस में है, माइनस में है, तो उसको अलग तरीके से करेंगे जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। वैल्यू चेंज होके आ सकता है पेपर में, तो कंफ्यूज मत होना, ये नहीं है जो मैं करा रहा हूँ डिट्टो सेम नंबर के साथ आ जाए, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पेपर में भी आता है, तो कैसे आपको अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चन। तो देखो कैसे करना है, सबसे पहला स्टेप सेम ही है, लेट करना है 3+2√5 इज इरेशनल, सॉरी रैशनल नंबर, ठीक है। और ये रैशनल नंबर है तो किसके इक्वल होगा, a/b के इक्वल होगा। और ए एंड बी यहां पर क्या है, कोप्राइम। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, यहाँ पे ना अकेला लेफ्ट हैंड साइड, अकेला रूट का नंबर है ना चाहिए, बाकी जो भी इसके साथ है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ। अकेला यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या रहना चाहिए, रूट का नंबर, बाकी सबको कहाँ ले जाओ बेटा, राइट हैंड साइड ले जाओ। कैसे, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे। देखो कैसे, प्लस का 3 है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, क्या हो जाएगा, माइनस का। हाँ, इसको एलसीएम लेके जरा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कैसे लेते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं, बी को 1 से करो, डिनोमीटर को डिनोमीटर से मल्टीप्लाई, तो बी 1 जा बी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को ए से करा ए, बी को 3 से करा, कुछ इस तरह से करते हैं। मैंने कहा था अकेला रूट रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो उसको भी इधर लेके आएंगे, 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a-3 भी अपॉन में 2 भी हो जाएगा अब ये, क्योंकि 2 नीचे आए ना। अब यहाँ पे अकेला रूट हो गया, क्वेश्चन खत्म। बस इतना सा करना है और कुछ आपको नहीं करना है यहाँ पे। अब सीधा काम किसका है, स्टेटमेंट का है। स्टेटमेंट क्या लिखनी है आपको, यहां लिख देते हैं, देयरफॉर a -
3b/2b इज रैशनल नंबर। ऑब्वियसली बात है, हमें दिख रहा है भाई ये p/q फॉर्म में a माइनस 3b/2b, तो एक रैशनल नंबर है। सो √5 इज आल्सो अ रैशनल नंबर, आल्सो अ रैशनल नंबर। ऑब्वियसली बात है ना, अगर ये एक रैशनल नंबर है और ये बीच में इक्वल का साइन है तो यहाँ भी तो रैशनल नंबर ही होगा, दो चीज इक्वल है। अगर ये रैशनल है तो ये भी तो रैशनल होगा, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, समझ रहे हो? तो अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, तो a माइनस tb/2b एक रैशनल नंबर है, तो √5 इज आल्सो रैशनल नंबर। बट कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट कि √5 एक रैशनल नंबर नहीं है, पता है ना, √5 एक रैशनल नंबर नहीं है। बट कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट, √5 इज इरेशनल नंबर। लेकिन क्या है, ये इरेशनल नंबर। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि ये एक रैशनल नंबर है, तो इसको भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। इसको भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन ये है क्या, इरेशनल नंबर। क्या कभी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल है? क्या कभी पैर हाथ के इक्वल होगा? नहीं ना। उसी तरह से कभी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल होगा? नहीं। तो इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हमने जो अजम्पशंस मानी है वो गलत है। बिकॉज ऑफ जो हमने अजम्पशंस मानी है वो क्या है, गलत। क्या मानी थी हमने अजम्पशंस कि 3+2√5 क्या है, रैशनल नंबर। ये हमारी गलत अजम्पशंस। तो क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट, √5 इज अ रैशनल नंबर। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन, दिस contradiction arisen because our assumption is incorrect, because our assumption is incorrect। यहां लिख देते हैं इन, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3+2√5 इज 3+2√5 इज इरेशनल नंबर। ओके, ठीक है, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिडल स्प्लिट की टर्म करके। क्या करके, मिडल स्प्लिट टर्म करके, जो आप 8th क्लास में भी सीख चुके हो, 9th में भी सीख चुके हो, अब 10th में भी यही है। तो इक्वेशन है हमारी, पॉलिनोमियल है हमारा x² + 7x + 10। कैसे करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई, तो 10 को x² से करा 10x², जो फिर जो मिडल टर्म है, जो क्या है मिडल टर्म है, वो क्या है 7x। इसको जो मिडल टर्म है उसको कुछ दो पार्ट्स में इस तरह डिवाइड करना है, उसको कुछ दो पार्ट्स में इस तरह डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करके तो ये आए और प्लस माइनस करने पे खुद वही नंबर आए, प्लस माइनस करने पे वो खुद ही नंबर आए। जैसे मान लो 5 और 2 होते हैं, ओके, 5 और 2 कितने होते हैं, 7 आया 7, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, कुछ इस तरीके से। तो x², 7x को अब लिख दो, जो हमने दो नंबर्स डिवाइड करे हैं 5x और 2x, इतना करा। इसके बाद आपको करना है दो दो के पेयर बनाने हैं। क्या करना है, दो दो के पेयर बनाने हैं। दो दो के पेयर बनाते हैं, उसके बाद कॉमन लेना है उसमें से। दो दो के पेयर बनाने के बाद क्या लेना है, कॉमन। यहां से x कॉमन आया तो बचा क्या बेटा, यहाँ पे x, क्योंकि x² था। यहां से x कॉमन आया तो बचा 5। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 2, क्योंकि 2 की डेल में 2 भी आता है, 2 की डेल में 10 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लो। यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2 की डेल में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में, तो 5 बचा। अब देखो x + 5 यहाँ भी है, x + 5 यहाँ भी है, तो x + 5 को कॉमन ले लो। अब तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा, तो एक हो गया x + 5 और एक हो गया x+। इसके बाद आपको करना क्या है, करना क्या है, इनको ना 0 के इक्वल लिखना है। किसके इक्वल लिखना है, 0 के। x + 5 को भी 0 के इक्वल और x + 2 को भी 0 के इक्वल। तो प्लस का 5 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये आ गया x की वैल्यू -5, प्लस का 2 उधर आके क्या हो जाएगा, -2, तो x की वैल्यू आ गई -2। तो एक है x की वैल्यू 5 -5 और एक x की वैल्यू आई क्या, -2। तो ये तो हो गए इसके जीरोस, ये क्या हो गए इसके जीरोस।
ठीक है, जीरोस क्या हुआ बेटा, माइनस का 5 एंड माइनस का। अब लेकिन इसने आगे एक चीज और बोली है, वेरीफाई करो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, वेरीफाई करो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये कैसे करते हैं, इसके लिए देखो दो फॉर्मूलेस आपको लिखवाए गए थे, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी जब पढ़ी थी, जब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एसओजेड शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको फुल फॉर्म है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम। तो जो जीरोस होते हैं, एक को बोलते हैं बेटा अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा, ठीक है ना, एक का नाम लेते हैं अल्फा और एक का नाम ले लेते हैं बीटा। तो सम ऑफ जीरो जो होता है अल्फा प्लस बीटा, और इनके कॉफिशिएंट की फॉर्म में इनका आंसर आता है माइनस का बी बाय ए, माइनस का बी बाय ए। तो सम ऑफ जीरो इसके इक्वल होता है। तो देखो अल्फा क्या है बेटा यहाँ पे हमारा -5, बीटा क्या है यहाँ पे हमारा -2। तो ये तो अल्फा बीटा होते हैं। अब जो यहाँ पे ए बी है वो क्या है, वो होते हैं बेटा हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, उसमें से हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दिस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, तो यहाँ पे एक्स उसके साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, तो ए हो गया हमारा यहाँ पे 1। बी होता है जो एक्स के साथ होता है, बी क्या होता है जो एक्स के साथ होता है, तो एक्स के साथ क्या है 7, तो बी हुआ हमारा 7। सी होता है कांस्टेंट नंबर, तो यहाँ पे सी क्या है 10। तो ये होते हैं हमारे ए बी सी, और अल्फा बीटा होते हैं जीरोस। ओके, तो बी की वैल्यू कितनी है हमारी 7, और माइनस पहले से तो माइनस का 7, और ए की वैल्यू कितनी है 1। डन। देखो प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 5 और 2 7, और माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है तो इसलिए -7। और इक्वल में भी क्या लिखा हुआ है बेटा -7, नीचे वाले 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये तो वेरीफाई हो गया। अब इसके अंदर दो चीजें वेरीफाई करते हैं, एक तो सम ऑफ जीरो और एक और होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं POZ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई जीरोस का, जो होता है अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, जीरो से अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई, और ये इक्वल होता है C बाय ए के। तो अल्फा क्या है बेटा -5, और बीटा क्या है बेटा -2, और C क्या है 10, ए क्या है 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं। -5 को -2 से मल्टीप्लाई करा, प्लस का 10, और ये भी 10, दोनों इक्वल आ गए, तो ये भी हो गया भाई हमारा क्या वेरीफाई। कुछ इस तरह से करना है, क्वेश्चन पक्का आएगा। अब ना यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं आपके, एक ये और एक ये भी डिट्टो इसी तरह से करना है, सेम स्टेप है, पेपर में आएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता, तीनों में से कुछ भी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो करना सबका यही है, मिडल स्पीड टर्म देन उसके बाद सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। लेकिन इन दोनों में क्वेश्चंस में क्या है ना, बच्चों से ना इसकी मिडल स्पीड टर्म नहीं होती है, क्योंकि ये मिडल स्पीड टर्म तरीके से होना ही नहीं है। इसके जो अल्फा बीटा निकलेंगे, अभी देखो जो हमने अल्फा बीटा निकालने होते हैं, अल्फा बीटा बेटा कैसे निकालने होते हैं हमें, उसकी मिडल स्पीड टर्म करते हैं, जो आंसर्स आते हैं फिर वो हमारे अल्फा बीटा होते हैं। लेकिन देखो इसकी तो मिडल स्पीड टर्म हो ही नहीं सकती, तो इसके अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, तो बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत वहीं आती है इन दो पार्ट्स में। तो इसलिए मैंने आपको ये दो पार्ट अलग से डाले हुए हैं, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, ताकि इसके भी आप जीरोस निकाल सको, मींस अल्फा बीटा निकाल सको। अल्फा बीटा आपने निकाल लिए, देन उसके बाद तो आपको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो करके वेरीफाई भी कर लोगे। तो यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स के मैं आपको सिर्फ अल्फा और बीटा निकालना सिखाता हूँ। जैसे कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है 4u और 8u, मतलब दोनों में u वाली टर्म दे रखी है या x वाली टर्म दे रखी है या y वाली टर्म दे रखी है। तो कैसे करना है आपको, इसमें से सीधा सीधा कॉमन ले लेना है। क्या ले लेना है कॉमन, देखो कॉमन क्या आ रहा है 4u कॉमन आ रहा है, देखो ना 4 के टाइम में 4 भी आता है 8 भी आता है, और u भी कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन लिया तो कुछ नहीं बचा, u का स्क्वायर है तो बचा क्या u, क्या बचा u, और 4 की टेल में 8 2 बार में, तो यहाँ बचा 2, क्योंकि u भी कॉमन ले चुके हैं यहाँ से। तो ये बचा 4u ब्रैकेट में u प्लस 2 आया कॉमन लेने के बाद। अब क्या करो, एक बार 4u को 0 के इक्वल लिखो, और एक बार u प्लस 2 को 0 के इक्वल लिखो। तो 4 मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0 डिवाइड बाय 4, तो ये u की वैल्यू आ गई यहाँ से 0, और ये u प्लस 2 है ना, तो उधर आके क्या हो जाएगा -2, बस खत्म। तो ये हो गया इसका अल्फा 0 और बीटा हो गया इसका -2।
तो इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद आपको प्रोसेस पता है सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट जीरो वाला। और इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, जो ये 15 है 13 है 12 है कुछ भी नंबर आए उस पर रूट लगाना है आपको। क्या लगाना है, रूट लगाना है, उसका स्क्वायर लगा देना रूट लगा के। कोई भी नंबर आएगा उस पर रूट लगा के क्या कर देना है, स्क्वायर। रूट लगा के क्या कर देना है, स्क्वायर। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रूट 15 का स्क्वायर रूट 15 इंटू रूट 15 गुना 15 ही है। रूट 15 इंटू 15 कितना होता है 15। समझाया था ना, सेम रूट के नंबर्स को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, रिमूव हो जाता है। तो रूट 15 का स्क्वायर 15 ही होना है, तो उसका मतलब 15 को हमने सिर्फ ये लिखा है। कैसे लिखते हैं, जो भी नंबर है उस पर रूट लगाओ, दोनों पे फिर स्क्वायर कर दो। रूट लगा के क्या कर दो, उसका स्क्वायर कर दो। ये करने का क्या फायदा है, यहाँ पे ना एक फॉर्मूला फॉलो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कौन सा फॉर्मूला फॉलो हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो होता है एक बार प्लस में ए प्लस बी और एक बार माइनस में ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो ए की जगह बेटा हमारा क्या हो गया टी, और बी की जगह क्या हो गया रूट 15। ए की जगह टी, बी की जगह रूट 15। तो एक बार लिखेंगे इसे टी प्लस रूट 15 और एक बार लिखेंगे इसको टी माइनस रूट 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार टी प्लस रूट 15 को जीरो के इक्वल लिखेंगे और एक बार टी माइनस रूट 15 को जीरो के इक्वल लिखेंगे। जब टी प्लस रूट 15 को जीरो के इक्वल लिखा तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, प्लस का रूट 15 तो जाके माइनस का रूट 15, और इस वाले को टी के इक्वल रखेंगे तो माइनस का रूट 15 है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो एक टी आया माइनस रूट 15, एक टी आया प्लस रूट 15। तो अल्फा हो गया माइनस रूट 15, बीटा हो गया प्लस रूट 15। ठीक है, तो कुछ इस तरह से करेंगे ये वाला क्वेश्चन। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन ना 9/11 हो जाता है कब, अगर हम दो ऐड करते हैं बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, कह रहा है तीन ऐड करते हैं बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। तो बेटा तो भाई फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी आता है, जरूरी नहीं है वही चीज बोल रहा हूँ कि सेम डिट्टो आ जाए, अलग भी आ सकता है। तो क्वेश्चन को समझ लेना करना कैसे है। सबसे पहले लेट करने होता है, ये हमारे इक्वेशन का चैप्टर है, टू वेरिएबल इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जब भी वर्डिंग प्रॉब्लम आती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें से आपको कौन सी दो चीजें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में दो चीजें होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। क्या होती है दो चीजें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जो भी आपको दो चीजें फाइंड करनी है उसमें से एक को एक्स मान लो और एक को वाई मान लो। जब भी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा वर्डिंग प्रॉब्लम का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें एक्स और वाई मान लेना है, जो चीज आपको दो चीजें फाइंड करनी है। तो दो चीजें यहाँ पे मैं फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के अंदर दो चीजें होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो लेट कर लेते हैं, न्यूमरेटर इज अ एक्स और डिनोमिनेटर इज अ वाई। ओके, तो कह रहा है फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है कब, जब दो ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो देखो न्यूमरेटर में 2 ऐड करा तो x प्लस 2, डिनोमिनेटर में ऐड करा तो y प्लस 2। ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो दोनों तरफ 2 2 ऐड कर दिया, तो जो नंबर है जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है 9/11 बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा 9/11 बन जाता है। अब क्या कर देंगे इसको हम सिंप्लीफाई, नॉर्मल इक्वेशंस बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 को x प्लस 2 से करेंगे तो बेटा 11x, 11 को 2 से करेंगे तो 22। अब 9 को y से करेंगे तो 9y, 9 को 2 से करेंगे तो 18। समझ में आया ना मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। 11 को x प्लस 2 से करेंगे तो 11 को x से करा 11x, 11 को 2 से करा 22। अब 9 को y प्लस 2 से करेंगे तो 9 को y से करा 9y, 9 को 2 से करा 18। 11x प्लस 22 प्लस का 9y है तो इधर आके क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस का, प्लस का 18 लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये 11x माइनस का 9y, 22 में से 18 गया प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। अब इसी तरह से बेटा हम दूसरी इक्वेशंस बना लेंगे। अब कह रहा है तीन ऐड करते हैं बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 5/6 हो जाता है। तो न्यूमरेटर में भी 3 ऐड और नीचे डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है। अब इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई।
6 को करेंगे x प्लस 3 से, तो 6 को x से करा 6x, 6 को 3 से करा तो 18, 5 को y से करा तो 5y, 5 को 3 से करा तो 15। तो ये 6x प्लस का 5y इधर आके माइनस का, और ये प्लस का 18 है, प्लस का 15 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y प्लस 18 में से 15 गया 3। तो ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कोई से भी मेथड से सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो कर देते हैं भाई, हम लगाते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, फिर इसको हम उसको सॉल्व करते हैं। तो अब एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए बेटा हमें कोई भी x या y का कोफिशिएंट सेम करना होता है। x या y का क्या करना होता है, कोफिशिएंट सेम करना होता है। तो यहाँ तो सेम नहीं है, नहीं x का नहीं y का है। तो कैसे सेम करते हैं, जो पहली इक्वेशन है उसका x का कोफिशिएंट क्या है 11, और जो दूसरी इक्वेशन है उसका x का कोफिशिएंट क्या है 6। तो 6 को पहली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो और 11 को दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना होता है कोफिशिएंट सेम करने के लिए, जो पहली इक्वेशन का जो x है उसको पहली इक्वेशन से, जो पहली इक्वेशन का जो x के साथ कोफिशिएंट है उसको दूसरी इक्वेशन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 6 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इक्वेशन और 11 मल्टीप्लाई बाय सेकंड इक्वेशन। तो उससे होगा क्या, देखो अगर हम इसको 6 से करते हैं, इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट को यहां करते हैं, तो ये हो जाएगा 66x, 9 6 54y, अच्छा माइनस का ये 54y, और प्लस में 6 को 4 से करा 24 इक्वल टू 0। अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हम किसको, सेकेंड इक्वेशन को। तो 11 को 6 से करा 66x, 11 को 5 से करा 55y, प्लस में 11 को 3 से करा 33 इक्वल टू 0। अब क्या करना होता है, देखो x का कोफिशिएंट सेम हो गया ना, अब करना होता है आपको साइन चेंज, जो प्लस का है वो माइनस, जो माइनस का है वो प्लस। प्लस का 66 है ना, अब ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 55 है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 33 है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का 66 किसका हो चुका है, माइनस का, और ऊपर वाला तो साइन सेम ही है प्लस का, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये पूरा कट, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 66 में 66 गया 0। माइनस का 54 है, और ये माइनस का 55 नहीं है, क्योंकि साइन चेंज हम कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं उसका साइन चेंज करके प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 55 में से 54 गया 1y, है ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और बड़ा नंबर 55 है, 55 के आगे साइन प्लस का, इसलिए प्लस का साइन ही आएगा। अब ये जो प्लस का 33 है वो माइनस का हो चुका है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 33 में से 24 गया तो कितना बचा, 9 बचा। बड़ा नंबर 33 है, 33 के आगे साइन माइनस का है तो यहाँ माइनस आएगा इक्वल टू 0। माइनस का 9 उधर जाके प्लस का 9, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई कितनी 9, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे 9 आ गई। अब इस y की वैल्यू 9 हम पुट कर देंगे कोई सी भी इक्वेशन में, हम पुट कर देंगे कोई सी भी इक्वेशन में, वहां से हमारा x आ जाएगा, वहां से क्या आ जाएगा हमारा x आ जाएगा। तो हम पुट कर देते हैं, सेकंड में पुट कर देता हूँ, यहाँ से बेटा हम रब कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ओके, और ये एलिमिनेशन मेथड जो है ना अच्छे से सीख लो, क्योंकि आगे वाली क्वेश्चंस जो हैं उसमें आपको सिर्फ मैं इक्वेशंस बना के दूंगा, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, और एलिमिनेशन मेथड है, आप कर भी रहे हो तो शायद आपको आता भी हो, और इसलिए मैंने एक बार कर भी दिया एक क्वेश्चन पे, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, अगर थोड़ा सा भूल भी गए हो तो रिवाइज हो जाए। तो आगे के जो क्वेश्चन है बड़ी प्रॉब्लम के, उसमें हम सिर्फ इक्वेशंस बनाएंगे, क्योंकि इक्वेशंस बन के सॉल्व ऑफ कर लोगे, है ना। तो पुट कर देते हैं बेटा y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन सेकंड, या फर्स्ट या सेकंड किसी में भी कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 6x माइनस y की जगह पुट करेंगे बेटा 9 प्लस में 3 इक्वल टू 0। 6x 9 5 जा 45 प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस, तो 45 में से 3 गया 42, माइनस का 42, माइनस का 42 इधर आके प्लस का हो जाएगा। नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है,
और x के साथ 6 मल्टीप्लाई में तो इधर आ गए भाई डिवाइड, तो ये बचा आपका 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो उस हिसाब से जो हमारा फ्रैक्शन है जो वो क्या बना, हमने x न्यूमरेटर को माना तो ऊपर लिखो 7, न्यूमरेटर को हमने y, डिनोमिनेटर को y माना तो y लिखो नीचे जो है 9। तो फ्रैक्शन हो गया बेटा हमारा 7/11। ठीक है, तो कुछ इस तरह से को सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा था रेशियो इनकम ऑफ 2 पर्सन, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। The ratio of income of 2 persons 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3 is managed of saving 2000 per month, find their monthly income। समझ में आ रहा है क्या करा? दो बंदे हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, उनकी जो इनकम है, उनकी जो इनकम है वो है 9:7। तो रेशियो में होता है ना, जब भी उसके साथ एक कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तो इनकम होगी पहले बंदे की 9x और दूसरे बंदे की 7y। ठीक है, और जो उनका खर्चा है एक्सपेंडिचर है वो कितना है 4:3 की फॉर्म में। तो इसको भी कोई एक कांस्टेंट टर्म के साथ लिखा जाएगा। 4:3 है तो इसका मतलब सॉरी ये एक्स ही होगा, एक्स ही तो था 9x और 7x। सेम रेशियो को सेम से ही मानते हैं। अगर मान लो सेम रेशियो 9:7 है तो ये नहीं है इसको 9x और इसको 7y मान लेंगे। अगर आपने इसको x माना तो इसको भी x ही मानना पड़ेगा। ओके, देखो 4:y है तो उसको 4y और 3y ले लेते हैं। तो कह रहा है कि पहले बंदे की इनकम क्या है 9x और वो खर्च करता है 4y और सेव करता है कितना 2000 रुपीज। सेम जो दूसरा बंदा है उसकी इनकम है 7x और जो एक्सपेंड करता है वो खर्च करता है 3y और वो भी सेव करता है 2000 रुपीज। तो हमें उनकी इनकम बतानी है। क्या बतानी है उनकी हमें इनकम। तो ऑब्वियसली बात है आप जितना कमा रहे हो और जितना खर्चा कर रहे हो उसमें से माइनस कर दो। कमा रहे जितना रहे हो और उसमें से इतना खर्चा कर रहे हो और वो माइनस कर दो तो क्या बचेगा बेटा सेव अमाउंट। मैं 10,000 कमा रहा हूँ 8,000 खर्च कर रहा हूँ तो 2,000 रुपये सेव बचा ना। तो इसलिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है सेविंग होता है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अगर इसकी इक्वेशन वाला एलिमेंट सॉल्व कर लेंगे तो देखो क्या करेंगे हम लोग, राइट कर लेते हैं। जो इनकम है 2 पर्सन की वो क्या है रेशियो की फॉर्म में है ना, इसलिए क्या लिखेंगे बेटा उसको 9x एंड 7x। और जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा 4x एंड 3x। जैसा कि मैंने आपको बताया इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल होता है सेविंग के। तो इनकम है 9x पहले बंदे की और पहले बंदे का एक्सपेंडिचर है 4x 4y क्या है यार सॉरी बेटा ये y आएगा है ना 4y और किसके इक्वल हो गए सेविंग के मतलब 2000 रुपीज के। तो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरा बंदा इनकम है 7x और एक्सपेंडिचर है 3y और सेविंग है 2000। तो ये बन गई आपकी इसकी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y आ जाएगा। क्या आ जाएगा x और y आ जाएगा। हमें निकालना है ओनली मंथली इनकम। क्या निकालना है मंथली इनकम। तो इनकम निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे। इन इक्वेशन को क्या करोगे सॉल्व। तो पहले बंदे की जो इनकम है वो 9x है दूसरे बंदे की 7x है। तो जो आपका x आएगा जो आपका क्या आएगा x उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा हमारा किसकी इनकम पहले बंदे की। अगर उस x को मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से तो वो आ जाएगा सेकंड बंदे की इनकम। ठीक है, तो कुछ इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन। अब ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 सम ऑफ 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है। अच्छा उससे पहले एक चीज सीख लो डिजिट्स क्या होती है पता है आपको। डिजिट्स क्या होती हैं 0 1 2 3 ऐसे 9 तक। ये टोटल हमारी 10 डिजिट्स होती हैं। इन्हीं डिजिट से मिलकर बहुत सारे नंबर्स बनते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा जैसे 25 लिखते हैं 25 बोलते हैं तो ये बोलते हैं भाई ये 2 डिजिट का नंबर है। कितनी डिजिट का नंबर है ये 2 डिजिट का नंबर है। ऐसा क्यों बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 डिजिट यूज हुई है। क्योंकि इसके अंदर 2 डिजिट यूज हुई है। अगर ये 3 होता तो ये 3 डिजिट का नंबर बोलते, 4 होता तो 4 डिजिट का नंबर बोलते। क्यों क्योंकि इसके अंदर 4 डिजिट यूज हुई है उसके अंदर 3 डिजिट यूज हुई है।
तो इसलिए इनको 2 डिजिट 3 डिजिट का नंबर बोलते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन एक 2 डिजिट का नंबर है, क्या कह रहा है 2 डिजिट का नंबर है, कह रहा है 2 डिजिट का नंबर है, उनका जो सम है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। यहाँ समझो 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट जो होती है दो चीजों से मिलकर बनेगी, एक 1 से और 10 से, एक वंस के नंबर से और एक देखो ना 12 है, ये हमारा वंस कहलाता है और ये हमारा कहलाता है टेंस। तो ये दो चीजें कौन कौन सी हुई इसमें, वंस और टेंस। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले, तो लेट वंस डिजिट इज x एंड टेंस डिजिट इज तो नंबर क्या बना बेटा yx, क्योंकि x वंस हो गया, y हमारा टेंस है, तो नंबर क्या हुआ yx। इस टाइप के क्वेश्चंस में yx का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे इसके एक्सपेंड फॉर्म का। सॉल्व करने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा, एक्सपेंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब एक्सपेंड फॉर्म क्या है, छोटी क्लासेस में अच्छे से पढ़ चुके हो। एक्सपेंड फॉर्म में क्या हुआ करता था, जैसे मान लो ये 25 ही है, तो उसको हम क्या लिखते थे 2 इंटू 10, क्योंकि वो टेंस पे है, 5 वंस प्लेस पे है, तो लिखते थे उसको 5 इंटू 1, है ना। तो मतलब ये हो जाता था 20 और ये हो जाता था 5। इसी तरह से y कौन से प्लेस पे है, टेंस पे, तो इसको लिखेंगे 10y, और x कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे x। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है उसका सम, तो 2 डिजिट का नंबर वो हमने क्या माना है yx माना है, क्या माना है yx। और कह रहा है अगर हम इसकी डिजिट को रिवर्स कर दें, इसकी डिजिट को क्या कर दें रिवर्स, yx तो क्या कर दें xy कर देते हैं, वंस को टेंस और टेंस को वंस मान लेते हैं, तो उसकी डिजिट को क्या करते हैं हमने रिवर्स कर दिया। तो कह रहे हैं इन दोनों का जो सम नंबर आएगा, जो नंबर बने उन दोनों का जो सम होगा वो 66 होगा। कितना होगा 66 होगा। तो अब ये इक्वेशंस नहीं है, बिकॉज ऑफ इसको हम एक्सपेंड फॉर्म में करेंगे जब वो इक्वेशंस बनेंगे। तो yx को लिखेंगे बेटा क्या हम लोग 10y प्लस x, और यहाँ पे डिजिट रिवर्स है तो 10 के साथ लिखेंगे x को और x की जगह लिखेंगे y, और ये हो गया 66 के इक्वल। x और 10x 11x, 10y और y 11y इक्वल टू 66। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो, या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे ना आपका 11 कॉमन आ रहा है, सिंप्लीफाई करने का फायदा ये है जब इक्वेशन सॉल्व करने बैठते हैं तो थोड़ा इजी सॉल्व हो जाता है। तो देखो यहाँ पे 11 कॉमन आ रहा है, तो 11 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई, क्या बचा x प्लस वाई इक्वल टू 66। 11 मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसे कटा 6 बार, तो इक्वेशन बची आपकी x प्लस वाई जो है 6 के इक्वल आ गया, x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 6 के। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, उसके लिए आगे क्या कह रहे हैं, डिजिट द नंबर डिफर बाय 2, जो उनकी डिजिट्स हैं x और y जो उनकी डिजिट्स हैं उनका जो डिफरेंस है ना, जो उनका डिफरेंस है वो 2 का है, उनका जो डिफरेंस है वो कितने का है बेटा 2 का। मींस x माइनस वाई कितना दे रखा है हमें 2 दे। देखो डिजिट क्या थी x और y, तो उनके जो डिजिट का डिफरेंस है वो कितना है 2 है। तो दूसरी क्वेश्चन सीधा सीधा हमारी ये, दोनों को सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन से। यहाँ पे तो आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि y का कोफिशिएंट सेम है, y से y कट जाएगा। देखो कुछ इस तरह से कर देता हूँ फटाफट से, 2 मिनट लगेंगे इसको। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो ये तो कट गया, क्योंकि y में से y गया y खत्म। x और x कितना होता है 2x, और 6 प्लस 2 8 होता है। 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करा कितना आ गया 4, x की वैल्यू यहाँ 4 पुट कर दो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 है ना। तो कोई सी भी इक्वेशन में कर दो, हमने फर्स्ट इक्वेशन में कर रहे हैं, तो x की वैल्यू यहाँ 4 लिखी प्लस वाई इक्वल टू 6, प्लस का 4 उधर आके माइनस का, तो y की वैल्यू आ गई 6 माइनस 4 मीन्स y की वैल्यू 2 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। तो नंबर क्या बना yx था, तो y हमारा 2 है, x हमारा 4 है, तो नंबर बना 24 या 42 भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका आ गया इसका आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा, याद रखना इस बात को। बुक में एक और क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज में, ये मैंने आपको एग्जांपल कराया है, तो आप एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन भी एक बार कर लेना प्रैक्टिस।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, लाइब्रेरी है, उसका एक फिक्स चार्ज है 3 दिन का। 3 दिन का क्या है, एक फिक्स चार्ज है। उसके बाद तुम जितना एक्स्ट्रा रहते हो उसका एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा, उसका एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। एक लड़की है सरिता, उनने भाई 27 रुपीज पे करे, कितने रुपए पे करे, 27, और उसने 7 डेज के लिए वो बुक ली थी एक लाइब्रेरी से। कितने दिन के लिए ली थी, 7 डेज के लिए। सरिता है, उसने 7 डेज के लिए बुक ली। कितने डेज के लिए बुक ली बेटा, 7 डेज के लिए। दूसरी एक और लड़की है सुशी, उसके बारे में आगे पढ़े, बाद में पढ़ेंगे, पहले एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। तो इसमें देखो दो चीजें आ रही हैं, क्या आ रही है, एक तो फिक्स चार्ज, एक तो फिक्स चार्ज, दूसरा चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। देखो एक तो फिक्स चार्ज हो गया, और एक दिन का कितना एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, जब एक्स्ट्रा बुक लेके जा रहे हैं तो उसका एक चार्ज हो गया। तो दो चीजें ये हो गई, तो लेट कर लो, फिक्स चार्ज एक्स है, फिक्स चार्ज क्या है, एक्स, और जो पर डे चार्जेस है एक्स्ट्रा में जो है पर डे चार्जेस वो वाई, ठीक है। अब सरिता ने 7 दिन के लिए लिया, सरिता ने कितने दिन के लिए ली बुक, 7 दिन के लिए, जिसमें से 3 दिन का तो फिक्स है, 3 दिन का तो क्या है, फिक्स। तो 3 दिन का तो उसका एक्स रुपए जाना ही जाना है, 3 दिन का तो उसका एक्स रुपए जाने ही जाना है। उसने एक्स्ट्रा बुक कितने दिन के लिए रखी, 4 दिन के लिए। एक्स्ट्रा बुक कितने दिन के लिए रखी, 4 दिन के लिए, जिसमें से एक दिन का चार्ज है कितना, वाई रुपीज। एक दिन का चार्ज कितना है, वाई रुपीज। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, 7 दिन के लिए बुक ली, जिसमें से 3 दिन हटा दो क्योंकि वो तो फिक्स चार्ज है, वो तो क्या है, फिक्स चार्ज। एक्स्ट्रा उसने बुक कितने दिन के लिए रखी, 4 दिन के लिए। तो 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो तो एक्स हो गया, 3 दिन का चार्ज। जो एक्स्ट्रा 4 दिन का वो चार्ज कितना हुआ, एक दिन का वाई है तो 4 दिन का कितना हुआ बेटा, 4 रुपए। फिक्स चार्ज प्लस में वेरिएबल चार्ज, मतलब 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज, टोटल मिला के उसने 27 रुपीज पे करा है। कितना पे करा है, 27 रुपीज। इसी तरह से सूची है, उसने बुक ली है कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो जिसमें से 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, तो एक्स, तो एक्स्ट्रा कितने दिन के लिए लिया उसने, 2 दिन के लिए। एक दिन का वाई चार्ज है तो 2 दिन का 2y, एक्स प्लस 2। और ये किसके इक्वल हो गया, कितने रुपए दिए उसने, 21 रुपीज। ये दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों का एलिमिनेशन से सॉल्व कर दोगे, वहां से एक्स और वाई आ जाएगा। एक्स को माना है फिक्स चार्ज और वाई को माना है पर डे एक्स्ट्रा चार्ज, तो दोनों निकल आएंगे जो हमें निकालना है। तो कुछ इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये है बेटा आपका ट्रायंगल का क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में पक्का आएगा, 100% पेपर में पक्का आएगा। ये पता क्या है, ये थ्योरम, क्या है ये, थ्योरम। कौन सी, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो बीपीटी। कौन सी थ्योरम है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम, इसका एक और नाम है थेल्स थ्योरम। तो पेपर में कुछ भी आ सकता है, ये भी लिखा सकता है, ये भी लिखा सकता है, ये भी लिखा सकता है। करना आपको तीनों में सेम है जो मैं आपको कराने वाला हूँ। पेपर में वैसे आता क्या है, जो मोस्टली जो मैंने देखा है उसमें ये आता है, प्रूव दैट बेसिक बीपीटी, प्रूव दैट बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम एंड स्टेट क्या, एंड स्टेट, ये क्वेश्चन आता है, क्या बोलता है, प्रूफ करो बीपीटी को और इसको स्टेट करो। मींस प्रूफ कैसे करना है जो मैं आपको कराऊंगा, और स्टेट कैसे करना है। स्टेट में ये करना है आपको कि जो ये आपको लिखा हुआ है ये पूरा, ये आपको पूरा का पूरा टेप देना है। स्टेट में ये है, जो आपको ये लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा जहाँ पर मैंने लिखा है वो आपको सिर्फ क्या कर देना है, टेप देना है स्टेट में। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 इसके मिल जाएंगे आपको, 2 इसके मिल जाएंगे, या 4 इसके मिल जाएंगे, या 1 इसका मिल जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से करना है इस क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब बेटा हम क्या करते हैं, इस बीपीटी थ्योरम को प्रूफ करते हैं कि ये थ्योरम है क्या, करना क्या प्रूफ है, क्या गिवन है, पहले पढ़ते हैं समझते हैं फिर करते हैं, ठीक है। कह रहा है इफ अ लाइन, अच्छा पहले बाद में पढ़ेंगे, मैं आपको अपने लैंग्वेज में पहले इजी वे में समझा देता हूँ मैं आपको। ये कहना चाहता है बीपीटी जो थ्योरम होती है, जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, क्या है, एक ट्राइंगल ABC। अगर हम ट्राइंगल की कोई भी दो साइड लेके उनको ज्वाइन करते हैं, दो साइड पे एक पॉइंट लेके क्या करते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं, और अगर वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, और वो क्या होता है, अगर थर्ड साइड के
पैरेलल होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें गिवन क्या हुआ यहाँ पे, DE पैरेलल है किसके, BC के। तो होता क्या है, ये कहता है अगर ये लाइन डी लाइन पैरेलल BC की होती है तो कह रहा है ये होता क्या है, जो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल होता है किसके, AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC। ये कहती है हमारी बीपीटी थ्योरम, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो ट्राइंगल है, ये साइड ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो होता क्या है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है तो AD अपॉन DB इक्वल होता है AE अपॉन EC। तो ये होती है हमारी बीपीटी थ्योरम। यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू दी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन बना रहे हैं जो एक साइड के पैरेलल है, ठीक है, BC के पैरेलल है, और वो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो साइड्स हैं, टू साइड्स हैं, उनके डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे टच करके लाइन बन रही है और वो थर्ड साइड के पैरेलल है। तो होता क्या है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, जो अदर जो टू साइड्स हैं ये वाली और ये वाली, वो सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं, मींस AD अपॉन DB इक्वल होता है AE अपॉन EC के, ठीक है। तो ये कहना चाहता है हमारी बीपीटी थ्योरम। तो बेसिकली हमें गिवन क्या है, DE पैरेलल है BC के, और हमें क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC। तो कैसे करेंगे भाई हम प्रूफ, बहुत इजी है, बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उनको समझाने वाला कोई ढंग से नहीं मिलता। अब ध्यान से समझो मैं कहना क्या चाहता हूं, एक एक स्टेप को फॉलो करो, बहुत इजी कंसेप्ट है। एक सबसे पहले आपका काम क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना, इस कुछ इस तरह से, इसको नाम दे दो M, और एक इसी से E पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, इसका नाम ले लोगे, ठीक है। दो कंस्ट्रक्शन करी हमने, क्या क्या, DM परपेंडिकुलर ऑन AB एंड EN परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है बेटा AE पे, DM है बेटा AC पे, देखो ना ये DM जा रही है, ये AC पे, और जो EN है, ये जो EN जा रही है वो कहां पर है, AB पे। अच्छा अब ये AB बोल लो या AD बोल लो, बात एक ही है, बिकॉज ऑफ एक ही लाइन है, बिकॉज ऑफ देखो जो EN है वो परपेंडिकुलर है, EN जो है परपेंडिकुलर है किस पे, AB लाइन पे, AB बोल लो या AD बोल लो, बिकॉज ऑफ है तो एक ही लाइन, इतनी सी लाइन है, ये लाइन है तो दोनों एक ही लाइन तो बन जाएगी ना वो। देखो इतनी लाइन थी, इसको और एक्सपेंड कर दिया, है तो सेम ही लाइन, तो इसलिए नाम आप कोई सा भी ले लो, चाहे AD या AB, बात एक ही। तो ये कंस्ट्रक्शन करी हमने। इसके बाद देखो आपको करना क्या है, D को C से ज्वाइन करना है, B को E से ज्वाइन करना है, कर दिया। इसके बाद आपको ना ऊपर देखो एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ADE, कौन सा ट्राइंगल, ADE, इसमें एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का, क्या निकालना है इस ट्राइंगल का, एरिया, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालना है आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालना है आपको, ADE निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल में बेटा देखो दो हाइट है, एक ENB और एक DMB। ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो क्या होती है, ऐसी लाइन जो उस पर परपेंडिकुलर हो। एक ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रखी है ना, तो इसका मतलब समझ जाना वही उसकी क्या है, हाइट है। तो इस ट्राइंगल में दो हाइट है, एक EN है और एक DM है। तो अभी हम क्या लेते हैं, ADE के अंदर हाइट ले रहे हैं हम क्या, DM, हाइट क्या ले रहे हैं, DM। अगर बेटा हमने ट्राइंगल में DM हाइट ली है, क्या लिया है हमने, DM हाइट ली है, तो उसका बेस होगा AE, बेस क्या होगा, AE। समझने की कोशिश करो, अगर हमने हाइट ये लेते हैं तो बेस क्या होता है बेटा, ये होता है। अगर हम हाइट ये लेते जो ये मैंने जस्ट अभी बनाई है, तो उसका बेस ये होता। अगर हम हाइट ये लेते ये वाली, तो उसका बेस ये होता। एक ट्राइंगल में तीन हाइट होती है, एक ट्राइंगल में कितनी हाइट बना सकते हो, तीन बना सकते हो। तो इसलिए जो जो हाइट लोगे जिसपे बन रही है साइड पे,
वो उसका बेस बन जाता है, वो उसका क्या बन जाता है, बेस। तो इस ट्रायंगल एडीई में हमने हाइट ली है डीएम, हाइट क्या ली है डीएम, तो बेस क्या बना, एई बना, बेस क्या बना, एई बना। ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से अब आपको करना क्या है, एक ट्रायंगल का एरिया और निकालना है। कौन से ट्रायंगल का एरिया, इसका डीईसी का, इसका डीईसी का एरिया। तो अब ये डीईसी का एरिया कैसे निकालोगे, सेम तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी हाफ ऑफ बेस। तो देखो इसका बेस क्या हो जाएगा बेटा, ईसी, इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा, ईसी। और हाइट क्या होगी पता है आपको, सेम डीएम होगी इसकी भी हाइट, क्या होगी, डीएम। अब बात आती है सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, ऐसा इसलिए, समझने की कोशिश करो। मान लो ये ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल की हाइट है, ये इस ट्रायंगल की हाइट है। मैंने इस ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस ट्रायंगल को क्या कर दिया मैंने, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की हाइट देखूं तो क्या है, यही है। अगर मैं इस ट्रायंगल की हाइट देखूं, जब भी क्या रहेगी हाइट, यही रहेगी। इसी तरह से जो ये ट्रायंगल देखो ए डी सी एक ट्रायंगल है, तो पहले मैंने ए डी ट्रायंगल लिया तो हाइट क्या थी उसके लिए भी डीएम। अगर हम इसका आधा पार्ट ले रहा हूँ डी सी, उसके लिए भी हाइट क्या रहेगी, डीएम ही रहेगी। ठीक है, इस तरह से आप क्या करो, डिवाइड कर दो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, डिवाइड कर दो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो डिवाइड करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, तो क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी ट्रायंगल एडीई, और दूसरी इक्वेशन है ट्रायंगल डीईसी। तो डिवाइड कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड से डिवाइड कर दो, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये है हमारा हाफ डीएम और एई, और ये है हमारा हाफ ईसी और डीएम, ईसी और डीएम। ठीक है, देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है, डीएम से टीएम कैंसिल हो रहा है। तो यहां से हमारा आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। ठीक है ना, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। हमने क्या करा, ट्रायंगल लिया एडीई और ट्रायंगल लिया डीईसी, दोनों में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया, दोनों को डिवाइड करा, तो उससे हमें मिल गया ट्रायंगल ऑफ एडी इक्वल अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इक्वल आ गया एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के। ठीक है, अब सिमिलरली पता है क्या करना है आपको, सेम प्रोसेस करना है, सेम प्रोसेस करना है। अब दोबारा एडी का एरिया निकालोगे, दोबारा से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई निकालोगे, लेकिन इस केस में फॉर्मूला तो सेम ही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन इस केस में हाइट क्या लोगे पता है आपको, ई एम। अभी हमने हाइट क्या ली थी डीएम ना, तो अब हाइट लोगे ई एम, क्या लोगे, ई एम। और बेस क्या हो जाएगा, एडी। देखो ना, ई एन परपेंडिकुलर एडी पे है ना, तो इसका बेस क्या हो गया, एडी। तो इसको मान लेना आप कौन सी इक्वेशन, फोर्थ, क्योंकि थर्ड तक यूज हो चुकी है हमारा नंबर, तो इसको थर्ड फोर्थ इक्वेशन। अब इसके बाद आपको नीचे वाला एक ट्राइंगल लेना है। कौन सा ट्राइंगल हो गया अब यहाँ पे आप, ये वाला, ये डीई बी, डीई बी, ये ट्राइंगल जो मैं शेड कर रहा हूं ना, ये वाला ट्राइंगल हो गया डीई बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई बी, सेम फॉर्मूला बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो बेस हो गया इसका पी डी, और हाइट क्या रहेगी इसकी, सेम कौन सी, ई एन ही रहेगी। लॉजिक समझाया था ना क्यों, इसकी हाइट भी क्या रहेगी, ई एन ही रहेगी। ये हो गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन। अब क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड करके इक्वेशन बनाई थी थर्ड वाली, इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ को डिवाइड करके एक छठी इक्वेशन बनेगी। जगह नहीं है, वीडियो पॉज करो, नोट करो, मैं ये वाला पोर्शन रब कर देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फोर्थ इक्वेशन का क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई था, और फिफ्थ का क्या है, एरिया ऑफ डीई बी, हमने डीई लिख दिया, डीई बी, डीई एरिया, एरिया ऑफ एडी किसके इक्वल था, हाफ ऑफ ई एन इंटू एडी के, हाफ ऑफ
ई एन इंटू ए बी, और डी ई बी किसके इक्वल था, हाफ ऑफ बी डी इंटू ई एन के, बी डी इंटू ई एन के। हाफ से हाफ कटा, बी डी से बी डी का, सॉरी ई एन से ई एन कटा, तो बचा क्या ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी, इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी, और इसको मान लो छठी। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब एक थ्योरम है जो आपकी 9th क्लास में थी, क्या थी वो थ्योरम, कि अगर दो ट्राइंगल है, क्या है बेटा, दो ट्राइंगल, उनका बेस सेम है। मान लो एक, देखो एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये बन गया और एक ट्राइंगल ये बन गया। अगर दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, दोनों ट्राइंगल का क्या है, बेस सेम है, और ये बिटवीन द पैरेलल लाइंस है, बिटवीन द पैरेलल लाइंस है, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। देखो दोनों ट्राइंगल का बेस सेम हो और बिटवीन दी पैरेलल लाइंस हो, बिटवीन दी पैरेलल लाइंस हो, तो दोनों का एरिया क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखो जो रेड वाला और जो येलो वाला है, दोनों जो ट्राइंगल हैं उनका बेस सेम है डीई, बेस सेम है डीई, और डीई पैरेलल है बीसी के, और बिटवीन दी पैरेलल लाइंस भी है, बिटवीन दी पैरेलल लाइंस भी है। तो इसका मतलब ये हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी के, डीईबी के। इसको मान लो 7th इक्वेशन, और रीजन क्या लिखोगे, बाय सेम बेस बिटवीन दी पैरेलल लाइन। इसको यार याद कर लो, सेम बेस बिटवीन दी पैरेलल लाइन, बिटवीन दी पैरेलल लाइंस। देन इसको मैं यहाँ से हटअप कर देता हूँ, और यहाँ पे से एक स्टेटमेंट लिखनी है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म है। कैसे खत्म है देखो अभी बताते हैं आपको, फटाफट से इसको यहाँ से हटा देते हैं हम लोग। तो देखो है क्या अब यहाँ पे बेटा, ये हमारी 7th इक्वेशन है, गौर से देखना 6th 7th इक्वेशन, और एक इक्वेशन हमने मिटा दी, थोड़ा सा रोकना चाहिए था, कोई बात नहीं। एक वो हमारी, एक थी हमारी चौथी इक्वेशन, कौन सी, थर्ड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी हमारी, थर्ड इक्वेशन। तो वी गेट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से हमें क्या मिलता है कि गौर से देखो जरा, एडी उस ट्रायंगल में भी देखो, जो आपने लिखा होगा थर्ड वाले में भी एडी लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा है। यहाँ पे नीचे डी भी लिखा है, और वहां पे नीचे लिखा था डीईसी, क्या लिखा था, डीईसी, और डी भी डीईसी आपस में एक दूसरे के इक्वल है। देखो डीईसी डी भी आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में जो थर्ड इक्वेशन और 6th इक्वेशन है, उसमें दोनों में देखो एडी लिखा हुआ था, इसमें एडी लिखा था थर्ड में जो यहाँ पे लिखी थी, और यहाँ भी 6th इक्वेशन में एडी लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है नीचे डीईबी, वहां पे लिखा था आपका डीईसी, और डीईबी डीईसी आपस में इक्वल है 7वीं इक्वेशन से। देखो डीईबी डीईसी आपस में क्या एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर नीचे वाला भी इक्वल है, ऊपर वाला भी इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों दो, ये पूरा और इसका वो वाला साइड वाला पूरा, लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाले से क्या हो गया, इक्वल। तो राइट हैंड साइड वाला भी तो इक्वल होगा। समझ रहे हो मैं क्या करूं, अगर मैं कह रहा हूं ए बी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है, और मैंने प्रूव कर रहा हूं ए सी के इक्वल है, तो बी डी के भी तो इक्वल होगा, है ना। तो इसी वजह से इसका क्या है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल होगा उसके राइट वाले से, जो था ए ई अपॉन ई सी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो कुछ इस तरह से करेंगे इस बीपीटी थ्योरम। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है, और ए बी और ए सी को डी और ई क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और डी जो है बी सी के पैरेलल बन जा रहा है। तो इसका मतलब गिवन क्या है, हमें जो डी ई लाइन है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, और प्रूफ क्या करना है हमें, ये ए डी अपॉन ए बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। ओके, तो ए डी का है भाई हमारा ये रहा, और ए बी का है ये रहा, मतलब ये अपॉन ये पूरा, फिर है ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी, ए ये रहा और ए सी ये पूरा, तो मतलब ये अपॉन ये पूरा, ये अपॉन ये पूरा आपस में एक दूसरे के इक्वल है, ये चीज हमें प्रूफ करके दिखानी है।
देखो जब भी ना ऐसे ये इसके पैरेलल है ना, और भी कुछ ऐसे ये अपॉन ये पूरा अपॉन ये, ऐसा कुछ कभी भी आता है तो आंख बंद करके सिर्फ आपको क्या लगा देना, सीधा बीपीटी थ्योरम लगा देनी है। कैसे लगाओगे, लिखोगे कि डी जो है पैरेलल है किसके, बीसी के, सो एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा ए अपॉन ईसी के, ए अपॉन ईसी के। यही तो पढ़ा था ना हमने बीपीटी थ्योरम में कि भाई ये ट्राइंगल है, ये लाइन लाइन के पैरेलल होती है, तो ये अपॉन ये अपॉन ये के क्या होता है, इक्वल होता है। ये अपॉन ये अपॉन ये के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने वही करा है। तो रीजन लिख देना है ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ बाय बीपीटी। एडी अपॉन डीबी इक्वल हो गया ए अपॉन ईसी। अब हमें चाहिए था एडी, ऊपर एडी आ गया, लेकिन नीचे चाहिए था हमें ए बी प्रूफ में, लेकिन है डीबी। ऊपर यहाँ पर ए है, ए हमारा भी है, नीचे चाहिए ए सी, लेकिन यहाँ पे है क्या, ई सी। तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। तो कभी भी जब आपको पूरी लेंथ चाहिए हो, पूरी लेंथ चाहिए हो, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक याद कर लो। क्या है, आपको ना दोनों को रेसिप्रोकल करके बोथ साइड 1 ऐड कर देना। क्या कर देना, बोथ साइड 1 ऐड। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल एंड ऐड बोथ साइड ऐड 1, बोथ साइड ऐड 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आप देखो, आपको पता चलेगा। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, डी बी अपॉन ए डी और +1 कर दो। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, ई सी अपॉन ए ई और +1 कर दो। ठीक है, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। कैसे करते हैं सिंप्लीफाई, डिनोमीटर को डिनोमीटर से मल्टीप्लाई, एडी को 1 से करा एडी, एडी को एडी से करा एडी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को डीबी से करा डीबी और एडी को 1 से करा ठीक है ना। कैसे करा हमने बेटा, डिनोमीटर को डिनोमीटर से मल्टीप्लाई, एडी को 1 से करा तो एडी, फिर क्रॉस, 1 को डीबी से करा डीबी, एडी को 1 से करा एडी। सिमिलरली आरएचएस साइड भी, मतलब इस साइड भी, ए को 1 से करा एई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को ईसी से करा ईसी और ए को 1 से करा एई। तो अब देखो होगा क्या, डीबी प्लस एडी, डीबी का है ये रहा, एडी का है ये रहा, इन दोनों को प्लस करके ये पूरा क्या बन गया, ए बी बन गया। क्या बन गया, और नीचे एडी का एडी सेम। ईसी प्लस एई, ईसी का है ये रहा, एई का है ये रहा, और इन दोनों को प्लस करो तो पूरा क्या बन गया, एसी, एसी अपॉन ए। अब इसको फिर से क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो एडी अपॉन ए बी, और इसका रेसिप्रोकल करा दो ए अपॉन एसी। और यही देखो गौर से हमें ये प्रूफ करना था। दैट्स इट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है डी पैरेलल है एसी के, डीई मतलब ये लाइन एसी के पैरेलल है, और डीएफ, डीएफ पैरेलल है एई के। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल। प्रूफ करना है ये है। तो सबसे पहले बेटा क्या करना होता है हमें, सबसे पहले लिखना होता है गिवन, जो है डीई पैरेलल है एसी के और डीएफ पैरेलल है एई के। और हमें प्रूफ करना है कि बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल है बीई अपॉन ई सी के, बीई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो जो डबल डॉट वाले हैं, डबल डॉट वाला डबल डॉट से पैरेलल है और सिंगल डॉट वाला सिंगल डॉट से पैरेलल है। तो जो डबल डॉट वाला जो है कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर पा रहा है, ये वाला, ये। अभी ये वाली लाइन को भूल जाओ, ये लाइन यहाँ पे नहीं है, मान लो ये लाइन यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी ई की, किसकी, ए बी ई की, इन ट्रायंगल ए बी ई। इस ट्रायंगल ए बी ई में डी एफ पैरेलल है ए के, ट्रायंगल ए बी ई
डी एफ पैरेलल है ए ई। डी एफ किसके पैरेलल है? ए ई के पैरेलल है। अब देखो डी एफ जो है ए ई के पैरेलल, तो होगा क्या, ये अपॉन ये अपॉन ये इक्वल होगा ये अपॉन ये के बाय बीपीटी, बाय बीपीटी पढ़ा है ना हमने भी। ये देखो ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल, तो ये अपॉन ये अपॉन ये के क्या हुआ, इक्वल। तो क्या है वो, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल हुआ बी डी अपॉन डी ए के। रीजन क्या लिखोगे, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। ठीक है। सिमिलरली अब आप ट्राइंगल लोगे पूरा ए बी सी, पूरा ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें इस लाइन को भूल जाओ और इस लाइन को भूल जाओ, यहाँ पर नहीं है मान लो। अब इस ट्राइंगल में देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है जो हमें गिवन है, ये लाइन इस लाइन की क्या है, पैरेलल है जो हमें गिवन है। तो कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, पहले तो ये लिखो, ए बी सी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ए बी सी की बात हो रही है। अब इस ट्राइंगल में ए बी सी ट्राइंगल में डी पैरेलल है ए सी के, डी जो है पैरेलल है किसके, ए सी के। डी पैरेलल है किसके, ए सी के पैरेलल है। अब डी जो है ए सी के पैरेलल है तो होगा क्या, बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी इक्वल होगा बी डी अपॉन डी ए के, बी डी अपॉन डी ए। रीजन क्या लिखोगे, बाय बी पी टी। ओके। और ये हो क्यों रहा है पता है ना, अभी हमने थ्योरम पढ़ी है भाई, कोई लाइन इस लाइन के पैरेलल तो ये पूरा अपॉन ये पूरा इसके पैरेलल इक्वल होता है, प्रोपोर्शन इसका है ना। सेम बस वही चीज लगा रहा हूं मैं और कुछ नहीं। इस वाली इक्वेशन को मान लेना फर्स्ट और इस वाली को मान लो सेकंड। तो वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। हमें फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से देखने को क्या मिलता है कि जो ये बी डी अपॉन डी ए है इसके इक्वल है, और यहाँ भी जो बी डी अपॉन डी ए है इसके इक्वल है। देखो बी डी अपॉन डी ए इसके इक्वल, बी डी अपॉन डी ए इसके इक्वल, तो आपस में ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हुए, इक्वल हुए। तो बीई अपॉन ई सी इक्वल हुआ बी एफ अपॉन एफ ई के, बी एफ अपॉन एफ ई के। दैट्स इट। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके। तो बस करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम है। तो बना लेते हैं भाई, ए बी सी डी। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, तो लिख देते हैं। गिवन है हमें ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, और जो उसकी डायगोनल्स है इंटरसेक्ट हो रही है ईच अदर, डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। और कहाँ पर हो रही है बेटा, ये ओ पे। कहाँ पर हो रही है ये, ओ पे। तो हमें शो करना है ये, तो हमें क्या शो करना है, ये। तो हमें प्रूफ करना है ए अपॉन बी ओ इक्वल है सी ए अपॉन डी ओ के, ए अपॉन बी ओ इक्वल है सी ए अपॉन डी ओ। ये चीज हमें प्रूफ करके देखो। तो कैसे करेंगे, इसके अंदर होगा बेटा छोटा सा कंस्ट्रक्शन। अब वो क्या है कंस्ट्रक्शन, अब हम एक लाइन बनाएंगे ओ एफ, ओ एफ, कंस्ट्रक्ट ओ एफ विच पैरेलल टू किसके, ए बी के। एक ओ एफ लाइन बनाई जो ए बी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है। और देखो ओ एफ जो है ए बी के क्या है, पैरेलल, और ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के। तो आपस में एक दूसरे तीनों के तीनों क्या हो गए, पैरेलल। आपस में तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, ये पैरेलल। ठीक है। अब देखो हमें चाहिए ए और बी ओ, सी ए और डी ओ, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ। तो देखो ए और ओ सी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, मैं शेड कर देता हूं, इसमें आ रहा है ये वाला, है ना, इस ट्रायंगल में तो आ रहा है। यहाँ पे ये लाइन इसकी पैरेलल है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, लिख दो, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी, इन ट्रायंगल ए डी सी में क्या है बेटा, ओ एफ जो है डी सी के पैरेलल है, ओ एफ पैरेलल है किसके,
डीसी के, और ओ एफ डीसी के पैरेलल है, तो बाय बीपीटी ए एफ अपॉन एफ डी, ए एफ अपॉन एफ डी इक्वल होगा ए अपॉन ओसी के, ए एफ अपॉन एफ डी इक्वल होगा ए अपॉन ओसी बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, और इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से एक ट्रायंगल और लेंगे जिसके अंदर बाकी जो हमें चाहिए वो आ रहा होगा। जैसे हमें देखो ए और ओ सी आ गया, और हमें चाहिए बी और ओडी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, बी और ओडी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, जो भी देखो मैं शेड कर रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल है इसका नाम है ए बी डी। क्या नाम है, ए बी डी। तो लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी, इस ट्रायंगल में ओ एफ जो है पैरेलल है किसके, ए बी के। ओ एफ किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। तो ओ एफ पैरेलल है किसके, ए बी के पैरेलल है। तो होगा क्या, होगा क्या, ए एफ अपॉन एफ डी इक्वल होगा बी ए अपॉन ओ डी के, ए एफ अपॉन एफ डी इक्वल होगा बी ए अपॉन ओ डी के। ठीक है, अच्छा ये हो क्या रहा है, समझ में आ रहा है ना कि मैं ए एफ अपॉन एफ डी, डी बी अपॉन ओ डी के क्यों इक्वल लिख दे रहा हूँ। थ्योरम पढ़िए ना बेटा, ये लाइन साइन के पैरेलल तो ये अपॉन ये अपॉन ये के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी देखो गौर से, जो ये ओ एफ वाली लाइन है ए बी लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो भाई ये अपॉन ये अपॉन ये के क्या होगा, पैरेलल होगा, इक्वल होगा, सॉरी क्या होगा, ये अपॉन ये, इस अपॉन इसके क्या होगा, इक्वल। बस वही चीज कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं यहाँ पे। ठीक है, रीजन क्या लिख दोगे इसका, बाय बीपीटी, और ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब यहां से देखो वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ए एफ अपॉन एफ डी इसके इक्वल और ए एफ अपॉन एफ डी इसके इक्वल। देखो ए एफ अपॉन एफ डी इसके इक्वल, ए एफ अपॉन एफ डी इसके इक्वल, तो आपस में ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। लेकिन हमें एओ के नीचे बीओ चाहिए और सीओ डीओ के ऊपर सीओ चाहिए, ये तो उल्टा आ रहा है। क्या करो, इसको क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो होगा क्या, उससे एओ ओ भी इधर आ जाएगा और सीओ उधर चले जाएगा, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 90% चांसेस क्वेश्चंस के आने के ढंग से सीख लेना। क्या कह रहा है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक गर्ल है, ये इसकी जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर है, अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये लड़की ना यहाँ पर थी लैंप के पास। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ना भाई ये लैंप से दूर चलते हुए जा रही है, किस स्पीड से, 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और कह रहा है कि जो लैंप है उसकी जो हाइट है वो 3.6 मीटर है। इस लैंप की हाइट कितनी है, 3.6 मीटर। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद जो एक गर्ल है, देखो पहले यहाँ गर्ल थी, चलते 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 कहाँ पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई। तो अब कह रहे हैं 4 सेकेंड बाद चल के यहाँ पहुंच गई, तो ये बताने की जो ये गर्ल है इसकी शैडो की लेंथ क्या है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, ये डी ई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डी ई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें स्पीड गिवन है गर्ल की जो है 1.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, और लैंप की हाइट गिवन है हमें, लैंप की हाइट कितनी है हमारे पास, 3.6 मीटर। और क्या गिवन है हमें, गर्ल की हाइट जो है 90 सेंटीमीटर। देखो सब कुछ मीटर में, ये भी मीटर में, स्पीड भी मीटर में, लेकिन गर्ल की हाइट 90 है ना, सेंटीमीटर में है ना, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है हमें। तो 0 से 0 कैंसिल, और 9/10, तो इसका मतलब ये हो गया 0.9 मीटर। तो इस गर्ल की हाइट कितनी हो गई, 0.9 मीटर। अब देखो कि जो ये गर्ल है वो किस स्पीड से चल रही थी, 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, मतलब बी डी की वैल्यू क्या हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक लड़की ने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर करा, एक सेकंड में कितना चलती है वो, 1.2 मीटर। एक सेकंड में कितना चलती है, 1.2 मीटर। यही तो लिखा है ना, 1.2 मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड में चलती है 1.2 मीटर।
तो 4 सेकंड में कितना चलेगी 4 इंटू 1.2, तो ये हो गया आपका 4.8 मीटर। तो इसका मतलब जो बी डी की वैल्यू आई आपकी वो आ गई 4.8 मीटर। ठीक है, हम ना लेट कर लेते हैं जो डी है वो x है और डी हमें निकालना है। ठीक है बेटा, ये हमें शैडो निकालनी है, इसको हमने क्या मान लिया है x मान लिया है। अब ये देखो गौर से, ये ट्राइंगल है ए बी ई, कौन सा ट्राइंगल ए बी ई, एंड ट्राइंगल सी डी ई, ट्राइंगल सी डी, ए बी कौन सा ट्राइंगल बड़ा वाला, सी डी कौन सा ट्राइंगल ये छोटा वाला, समझ रहे हो, ये पूरा बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला। ये दोनों ट्राइंगल ना सिमिलर है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं सिमिलर है। कैसे, क्योंकि क्योंकि देखो ये भी 90 ये भी 90, एंगल बी क्या है एंगल डी के इक्वल, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 90, और दोनों ट्राइंगल में एंगल ई कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में एंगल ई क्या है कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं सिमिलर है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हाँ अब बेटा देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं सेम रेशियो में होती है। पढ़ा है ना हमने ट्राइंगल में, आपने इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होती है। तो ए बी अपॉन ए बी, बड़े ट्राइंगल का ए बी छोटे ट्राइंगल का सी डी, इक्वल होगा बड़े ट्राइंगल का बेस जो है बी और छोटे ट्राइंगल का बेस क्या है डी, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल। ऐसा हमने इसीलिए करा, एक्चुअल में हमें निकालना क्या था x। अब देखो होगा क्या, हमने दो ट्राइंगल सिमिलर करके ये चीज लिख दी तो उससे होगा क्या, ए बी की हमें वैल्यू पता है 3.6 पुट कर देंगे, सी डी की हमें वैल्यू पता है बिल्कुल पता है, इसकी हाइट थी 0.9 मीटर, गल की अभी हमने निकाली थी ना सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके, और बी की वैल्यू बीई। अब देखो जो ये बीई है ना वो मिलके बन रहा है बी डी प्लस डी से, बी डी प्लस डी से, जो ये पूरा बीई है मतलब x प्लस 4.8, तो बी क्या हो गया हमारा x प्लस 4.8 अपॉन में डी, और डी कितना है बेटा x है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं भाई। देखो ये इससे कैंसिल 4 बार, ये इससे कैंसिल 4 बार में, तो यहाँ बचा 4 और नीचे कुछ नहीं है तो 1 बचा, क्योंकि 9 4 से 36 होता है ना इसलिए। x प्लस 4.8 डिवाइड बाय x। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ कर देते हैं इसको ओके 4x और इक्वल में 1 को सेम से करेंगे तो x प्लस 4.8, प्लस का x इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 4x में से x किया बेटा 3x, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं 4x प्लस का x इधर आके माइनस होगा, 4x में से x किया 3x और इक्वल में 4.8, x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जब 3 से हम डिवाइड करेंगे 4.8 को तो आएगा 1.6, कितना आएगा 1.6। तो भाई इस गर्ल जो ये लड़की थी गर्ल थी इसकी जो उसकी हाइट का जो शेडो बना वो कितना बना 1.6 मीटर बना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 40। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है इस फिगर में क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है ना, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर अपॉन पी आर आपस में एक दूसरे के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। प्रूफ करना है पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस का है बेटा ये रहा ट्रायंगल हमारा, ये हमारा पी क्यू एस ट्रायंगल, ये एंगल 1 है। पी क्यू एस और टी क्यू आर, टी क्यू आर, टी क्यू आर मतलब पूरा बड़ा ट्रायंगल, ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है, मतलब ये येलो वाला और पूरा रेड वाला, ये दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है। देखो दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हमें क्राइटेरिया पढ़े थे, डबल ए क्राइटेरिया, एस ए एस, एस एस एस, तो कोई से भी एक क्राइटेरिया फॉलो करके हम इसको क्या करते हैं बेटा सिमिलर करते हैं। तो सबसे पहले तो आप गिवन लिख दो,
क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी आर, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और शो करके दिखाना है आपको यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के। ओके, तो भाई कैसे करेंगे, हमें कौन कौन से ट्राइंगल पे ऑपरेशन करना है, पी क्यू एस एंड टी क्यू आर पे, है ना। पी क्यू एस और टी क्यू आर को सिमिलर करना है ना, तो इसका मतलब इन दोनों पे हमें ऑपरेशन करना है। इन दोनों के अंदर ही कुछ एस सी एस 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 या डबल ए ट्रिपल ए क्राइटेरिया लगाना है, उनको सिमिलर करना है। तो गौर से देखो, जो येलो वाला और जो रेड वाला ट्राइंगल, ये तो सिमिलर करने में, इन दोनों में एंगल 1 कॉमन है। एंगल 1 क्या है, कॉमन है, तो एक चीज तो मिल गई हमें। दूसरा, बड़े ट्राइंगल का क्यू आर छोटे ट्राइंगल का क्यू एस अपॉन में इक्वल है क्यू टी, बड़े ट्राइंगल का क्यू टी और पी आर के इक्वल है। अगर ये पी आर की जगह पी, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस और ये क्यू टी, पी आर की जगह अगर क्यू पी हो, पी आर की जगह, पी आर की जगह नहीं, पी आर की जगह, पी आर की जगह, पी आर की जगह क्या हो बेटा, क्यू पी हो, तो देखो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे ऐसे, क्योंकि एंगल 1 कॉमन है। बड़े ट्रायंगल का क्यू आर छोटे ट्रायंगल का क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, बड़े ट्रायंगल का क्यू आर छोटे ट्रायंगल का क्यू पी, क्यू टी अपॉन क्यू पी, तो बाय ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे पी आर दिया हुआ है, ना कि क्यू पी दिया हुआ है। लेकिन इस लोगों ने एक चीज और दी है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। सो पी क्यू इक्वल होगा बेटा पी आर के, पी क्यू इक्वल होगा किसके, पी आर के। क्यों, बाय आइसोलेशन ट्रायंगल प्रॉपर्टी, बाय आइसोलेशन ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। बाय आइसोलेशन ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ये दोनों पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। बस अब क्वेश्चन यहां से हमारा खत्म हो जाएगा। कैसे, देखो एंगल 1 तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन था, और क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, सीधा सीधा पी क्यू, सीधा सीधा क्या लिख रहा हूं, पी क्यू। इसका रीजन लिख देना, गिवन एंड पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर। इस वजह से ये हुआ, देखो ये गिवन था ये पूरा पोर्शन, इसलिए मैंने गिवन लिखा। पी क्यू पी आर की जगह मैंने पी क्यू क्यों लिखा, क्योंकि पी क्यू पी आर के इक्वल तो अभी हमने जो प्रूफ करा है। तो बाय ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा, सिमिलर, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, बाय एस ये, ओके।